तो हम बात शुरू करें। बात शुरू करने के पहले मुझे किसी शायर की लिखी हुई एक पंक्ति याद आ रही है। वो कहता है, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब हम लोक की बात करते हैं तो ये लोक किसी व्यक्ति या किसी जाति या किसी समाज या किसी धर्म या किसी संप्रदाय विशेष का नहीं। हम जिस लोक की बात कर रहे हैं वह लोक तो भूमि पुत्र है, वह लोक तो भूमा का मधुमेह दान है, वह लोक उतना ही व्यापक है जितना कि आकाश, उतना ही सहिष्णु है जितनी कि ये धरती, और उतना ही गतिशील है जितनी कि ये सरिताएं, और उतना ही स्वच्छंद है जितना कि वायु का प्रवाह। तो हमने पहले जो हमारी ये सत्संग हुई थी, क्योंकि मैं जब लोक साहित्य की बात करता हूं तो मैं कक्षा नहीं कहता, इसे सत्संग कहता हूं। सत्संग इसलिए कहता हूं कि भाई इस लोक साहित्य में ही यह पवित्रता है, इस लोक साहित्य की ही यह विशिष्टता है, यह विशेषता है, यह खासियत है कि ये किसी संप्रदाय विशेष का नहीं है, किसी जाति विशेष का नहीं है, किसी धर्म विशेष का नहीं है, किसी संप्रदाय विशेष का नहीं है, ये संपूर्ण मानवता का है। ये मानवीय मूल्यों का संरक्षक साहित्य है, मानवीय मूल्यों का संरक्षण करने वाला, मानवीय मूल्यों का संवर्धन करने वाला साहित्य है। इसलिए मित्रों, जब मैं ये कहता हूं कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, मैंने आपसे ये भी कहा कि ये लोग, इस लोक को आप केवल गांव का न समझें, जंगल का न समझें, आदिवासी न समझें, वनवासी न समझें। ये लोग तो गांवों से लगा के नगरों महानगरों तक फैली हुई वो समूची जनता है जिसके व्यवहारिक ज्ञान का आधार पोथियां नहीं है। मैंने आपको ये बताया था, और मैंने आपसे ये भी कहा था कि ये लोग मूर्ख नहीं है, ये लोग अज्ञानी नहीं है, ये लोग बहुत चतुर है, बुद्धिमान है। ये लोग जो है वो बहुत विवेकशील है। हाँ, इतनी बात जरूर है कि इसका सारा जो ज्ञान है वो पोथियों से निर्मित नहीं है, इसका सारा ज्ञान जो है वो व्यवहारिक ज्ञान है, परंपराओं का ज्ञान है। मैंने फिर आपसे ये भी कहा कि इस लोक की ये थाती, जो लोक की जो धरोहर है, ये लोक की धरोहर मौखिक है, अलिखित है। ये लोक की धरोहर मौखिक है, अलिखित है। ये लोक की धरोहर कंठजीवी है, मानसजीवी है, मनसजीवी है, हृदयजीवी है। ये वाणी में विराजमान है साहित्य, ये लिखित नहीं है, मौखिक। और चूंकि मौखिक है और मौखिक होने के कारण ही इसको कहा गया है फोकलोर, लोक वार्ता, जिसे हम लोक वार्ता कहते हैं। ये लोक वार्ता है। और मैंने आपसे ये भी कहा कि इस लोक वार्ता का क्षेत्र कितना व्यापक, इस लोक वार्ता का विषय कितना विस्तृत है। हमारे जीवन के अणु अणु से लगा करके, अणु परमाणु से लगा के, ये कहिए कि अणुरणियान से लेके महतो महियान, सूक्ष्म से विराट तक, बूंद से समुद्र तक, रेत के कण से हिमालय तक, बीज से महावृक्ष तक, इस लोक का विषय
क्षेत्र इतना व्यापक। अब लोक वार्ता से अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, और वह अभिधान आता है, वह विशेषण आता है लोक साहित्य। अब साहित्य तो आप जानते हैं कि साहित्य क्या है। अगर कहा जाए भाई साहित्य क्या है, तो हम कहते हैं कि सहितस्य जिस भाव जिसमें हो, जिसमें सहितस्य का भाव हो, जिसमें सहितस्य का भाव हो। शब्दों पर ध्यान दीजिए। साहित्य क्या है? जिसमें हितस्य का भाव। साहित्य क्या है? जिसमें सहितस्य का भाव, यानी सबके हित का भाव, यानी सर्वजन कल्याण का भाव, यानी कि सर्वजन क्षेम, कुशल क्षेम। इसका मतलब क्या हुआ? योगक्षेम, सबका योगक्षेम वहन करने वाला साहित्य। ऐसा जो सृजन कर्म होता है, ऐसा जो कवि कर्म होता है, उसको हम साहित्य कहते हैं। और परिभाषाएं हम दूसरी साहित्य की जो विधिवत जो औपचारिक परिभाषाएं कही जाती हैं, उन सबको आप अच्छी तरह से जानते हैं। और जब आप काव्य शास्त्र पढ़ते हैं, चाहे भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ें, चाहे पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ें, तो उसमें निश्चित तौर पर आप पढ़ते होंगे व्हाट इज पोएट्री, व्हाट इज पोइम, काव्य क्या है, कविता क्या है, कैसे शब्दार्थों सहितम काव्य कहा गया, वैसे रसात्मक वाक्यम काव्य कहा गया। ये सारी परिभाषा हमारे अध्ययन का विषय अभी फिलहाल ये नहीं है। हम बात कर रहे हैं साहित्य, लोक साहित्य की बात। साहित्य की एक और छोटी सी परिभाषा भी है। द थिंग, द थॉट which is written in letters, that is called literature. कोई विचार, कोई भाव, कोई इमेजिनेशन, कोई कल्पना जब शब्दबद्ध होती है, शब्दों में निबद्ध हो जाती है, शब्दों में आबद्ध हो जाती है, शब्दों में बंध जाती है, शब्दों में व्यक्त होती है, वो साहित्य कहलाती है। अब लोक साहित्य क्या हुआ? अभी तक जब हमने बात कही तो वो बात तो लोक वार्ता की कही हमने। अब आप कल्पना कीजिए कि लोक वार्ता के विषय क्षेत्र की व्यापकता को जब आप शब्दों में बांध देंगे तो वो क्या बन जाएगा? वो लोक साहित्य हो जाएगा। अब आपके मन में प्रश्न है, भाई लोक वार्ता को शब्दों में बांधने की क्या आवश्यकता है? लिखित शब्दों में। यहां हम लिखित शब्द की बात करते हैं, लिपिबद्धता की बात करते हैं। इतने सारी लोक वार्ताओं को, इतने सारे लोकगीतों को, लोक कथाओं को, लोक गाथाओं को, लोकोक्तियों को, लोक सुभाषितों को, पहेलियों को, और न जाने कितनी कितनी हमारी आस्थाएं, मान्यताएं जो हमारे जीवन के संस्कारों को बनाती है, हमारी आस्थाओं का निर्माण करती है, हमारे विश्वासों को बनाती है, हमारे व्यक्तित्व को बनाती है, हमारी पहचान बनाती है, हमारी स्मिता बनाती है, आइडेंटिटी बनाती है हमारी। उनको लिपिबद्ध करने की क्या आवश्यकता है? वो इसलिए आवश्यकता है बंधुवर कि ये हमारी धरोहर है जो सनातन काल से चली आ रही है, और कितनी शताब्दियां बीत गई। आप जानते हैं सभ्यताएं बन गई, सभ्यताएं विकसित हुई, सभ्यताएं उजड़ गई, इतने बड़े बड़े दुर्ग बने, किले बने, ढह गए, खंडहर हो गए। आज मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी की सभ्यता कहें, चाहे नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय की बात करें, कहाँ है प्राचीन हस्तिनापुर, कहाँ है प्राचीन इंद्रप्रस्थ? खंडहर हो गए, इतिहास की वस्तु हो गए। तो ये जो हमारी जो सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, जो नैतिक जो है हमारी जो धरोहर है, वो धरोहर जो हमारी मौखिक धरोहर है,
जिन गीतों को हमने अब तक केवल गाया, जिन कथाओं को कह करके हमने बच्चों को बहलाया, और जिन पहेलियों के द्वारा हमने बुद्धि की परीक्षाओं ली, अब इनको हम सुरक्षित रखने की क्या आवश्यकता है? क्यों रखें हम? तो इसलिए रखें कि काल के दीमक से बचाने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र का अस्तित्व जो है वह इसी परंपरा की धरोहर पर निर्भर करता है। किसी राष्ट्र की जो पहचान होती है, देखिए दो शब्द है अंग्रेजी में, एक शब्द है कंट्री, एक शब्द है नेशन। कंट्री क्या है? कंट्री किसी भी देश की भौगोलिक पहचान होती है, ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन। आज भारत को कहें हम इंडिया इज ए कंट्री, तो इसका मतलब यह है कि भारत को पहचाना जाता है उत्तर में नगातिराज हिमालय से, दक्षिण में महासागरों से, पश्चिम में रेगिस्तान से, पूर्व में घने जंगलों से, मध्यवर्ती पठारों से। देश पहचाना जाता है सड़कों से, इमारतों से, गांवों से, नगरों से। ये तो भौगोलिक पहचान, भौतिक पहचान हुई। लेकिन किसी भी देश की अंतरात्मा जो आती है, किसी भी देश के हृदय की धड़कन जो आती है, किसी भी देश का जो मूल चित्र आता है, वो मूल चित्र आता है, मूल प्रतिबिंब आता है उसकी परंपराओं से आती है, उसकी धरोहर है, उसकी संस्कृति, उसके रीति रिवाज, उसके आचार विचार, उसके अपने जो उत्सव हैं, उसकी जो गाथाएं हैं, उससे आते हैं। ये सारी चीजें बनाती है नेशन। इसलिए कहते हैं राष्ट्र क्या है? राष्ट्र एक भावात्मक इकाई है, राष्ट्र एक भावात्मक अखंडता का नाम है। इसलिए कोई भी समाज और कोई भी देश अपने अतीत से कट करके, अतीत के संदर्भों से हट करके और जीवित नहीं रह सकता। और अगर वो जीवित रहता है तो निष्प्राण। जीवित केवल सांस लेने भर का नाम जीवन नहीं होता है बंधु। कोई आदमी केवल सांस लेता है, उसका हृदय धड़कता है, ये उसका जीवन नहीं है। जीवन वह है जिसका अपना एक उद्देश्य होता है, जिसका अपना एक प्रयोजन होता है, जिसका अपना एक लक्ष्य होता है, जिसकी अपनी एक भावना होती है, जिसकी अपनी एक आस्था होती है, जिसकी अपनी एक संकल्पना होती है जीवन को जीने की। तो इसलिए लोक वार्ता में क्या है? लोक वार्ता में हमारे देश का हृदय धड़कता है, लोक वार्ताओं में हमारे देश की श्वास है, लोक वार्ताओं में हमारे देश का अस्तित्व है, लोक वार्ताओं में हमारे देश की जीवनी है, जिंदगी है, ऊर्जा है, शक्ति है, प्राण है। तो ऐसी स्थिति में किसी भी समाज के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी इस लोक की धरोहर को सुरक्षित करे। और सुरक्षित करने का एक उपाय क्या है कि उसको हम लिपिबद्ध करें। हाँ, इतनी बात तो जरूर है कि जब हम उसको लिपिबद्ध करेंगे, तो मैंने आपसे कहा लोक वार्ता तो मौखिक, अब मौखिक को जब आप लिपिबद्ध करेंगे तो कुछ अंशों में उसकी मौखिक होने की जो ध्वनि है, जो आत्मा है, वो बाधित होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जब हम लिपिबद्ध करते हैं तो उसकी मौलिकता भी कहीं ना कहीं बाधित होती है, खंडित होती है। एक छोटा सा एग्जांपल है, कहानी देखिए आप और हम सब लोग राजस्थानी जानते हैं, मारवाड़ी जानते हैं, इसकी कोई बात नहीं, मैं नहीं समझता कि कोई अपरिचित होगा। अब मैं आपको एक मौखिक वार्ता छोटी सी सुना रहा हूं। अब आप ध्यान देना शब्दों पर। एक राजा हो शिकार करने गयो। वो घोड़े माथे बैठने गयो। अब जंगल में गयो तो जावती गयो, जावती गयो, जावती गयो, जावती गयो, और इतो आगो गयो, इतो आगो गयो, इतो आगो गयो कि मैं कई कहूं गुज्जुब। अब ये तो है लोक वार्ता का एक छोटा सा रूप। जावते गयो, जावते गयो, जावते गयो, अब कितनी दूर गयो हो? अब इन्हें मैं लिखूंगा जब क्या होगा, और जब मैं इसको लिपिबद्ध करूंगा तो क्या होगा? एक राजा था, शिकार करने गया, वो जाते ही गया, जाते ही गया, जाते ही गया, जाते ही गया।
अब जो मैंने पहले जो आपको एग्जांपल सुना है वार्ता का, उसमें नहीं लगता कि वो वाकई जा रहे हैं दूर। अब एक दूसरा देखो, इसी तरह से लोक वार्ता में शब्द जो आते हैं, उन शब्दों की जो ध्वनि होती है, उस ध्वनि को आप कैसे लिपिबद्ध करेंगे? उसको क्या लिखेंगे आप? राजा ने गुस्सा आया, वो एक दिवस चंड तड़ाक, अब इसको आप कैसे लिखेंगे? अब लिखेंगे चटा दिया तड़ाक, अब इससे तो चित्र बना ही नहीं। तो तड़तड़ाहट, बड़बड़ाहट, गड़गड़ाहट, धड़धड़, अब इसको आप कैसे करेंगे? अब वो पड़ेगा गड़गड़ाहट, तड़तड़ाहट, चढ़चड़ाहट, पड़पड़, क्या हुआ? लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि हम अपनी धरोहर को काल के प्रभाव से धीरे 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 उसे क्षयमान होने दें, उसे जो है उसका क्षरण होने देते रहें, उसको नष्ट होने देते रहें। अगर ये हो जाएगा तो हम हमारे संदर्भों से बिल्कुल कट जाएंगे, हम अपनी परंपराओं से कट जाएंगे। इसलिए लोक वार्ता की जितनी धरोहर है उसको जब हम लिपिबद्ध करते हैं तो उसका नाम आता है लोक साहित्य। आज हमारे पास में ईश्वर की कृपा से इतने सारे लोकगीत, इतनी सारी लोक कथाएं, इतनी सारी लोक गाथाएं, इतने सारे लोक नाटक हैं, लोक कलाओं का इतना सारा रूप है, इतने सारी हमारे पास में जो विपुल सामग्री है, ये इसीलिए है कि हमने इनका संरक्षण किया, इनको लिपिबद्ध किया, और लिपिबद्ध किया इसलिए सुरक्षित है, इसलिए इसका नाम लोक साहित्य है। तो मित्रों, अब देखो, अब तक जो हमने बात कही वो हमने बात कही कि भाई हम लोक साहित्य की बात कर रहे हैं, और आप लोगों के लिए वाकई ये विषय बड़ा अनूठा और बहुत मौलिक विषय है, क्योंकि अब तक जो आप पढ़ते रहे, प्रेमचंद प्रसाद निराला, महादेव वर्मा, गे मुक्तिबोध वगैरह पढ़ते रहे, आप कहानीकार, उपन्यासकार पढ़ते रहे, भारतीय काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र, भाषा विज्ञान वगैरह सब कुछ पढ़ते रहे, ये बिल्कुल अपने आप में एक अनूठा साहित्य है। लेकिन इसकी विशेषता ये है कि ये वो साहित्य जो आपके अपने हृदय का साहित्य है, आपके मन का साहित्य है। आप घर जाकर के अपने दादा दादी, नाना नानी से पूछेंगे, आपको याद होगा बचपन में जब आप अपनी माँ की गोद में छोटे थे तो माँ आपको थपकियाँ देती हुई सुलाती थी, और धीरे 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 थपकियाँ देती हुई आ करती हुई, तो उस आ की ध्वनि में एक प्रकार का जो लाड था, जो प्यार था, जो वात्सल्य था, जो ममता थी, धीरे धीरे आपकी आंखों पर निद्रा देवी आकर के विराजित हो जाती, आप नींद की गोद में सो जाते। और छोटी छोटी कहानियां, वो सारी कहानियां तो थी जिन कहानियों को सुन करके, गीतों को सुन करके, जिन रीति रिवाजों को देखते हुए, आचार विचारों को देखते हुए, अनुष्ठानों को देखते हुए, महोत्सवों को देखते हुए, लोकोत्सवों को देखते हुए आप शैशव से कैशोरी अवस्था में आए, और कैशोरी अवस्था से आज जो है आप ऐसे अच्छी कक्षाओं में आप पढ़ रहे हैं भगवान की कृपा से। यह है लोक साहित्य की बात हम करते हैं। अब हम एक तीसरी स्टेज पर और आते हैं। तो अब तक जो हमने बात कही वो बात लोक साहित्य की। तो जितना लोक वार्ताओं का क्षेत्र विस्तृत है, उतना ही विस्तृत है लोक साहित्य की बात। इस लोक साहित्य का हमारे जीवन के साथ बहुत गहरा संबंध है। मैं समझता हूं कि जो मेरे सामने जो विद्यार्थी बैठे हैं, उनकी आंखों में एक प्रश्न तैर रहा है, बोल नहीं रहे हैं, लेकिन मैं इनके मन की बात को थोड़ा समझ रहा हूं कि लोक साहित्य का अन्य समाज विज्ञानों से क्या संबंध है, हम क्यों पढ़े लोक साहित्य का। तो देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं, लोक साहित्य का अन्य विज्ञानों से क्या संबंध है। पहले हम बात करते हैं कि लोक साहित्य का पुरातत्व से क्या संबंध है।
आर्कियोलॉजी से क्या संबंध है? देखो, एक बात बताऊं आपको कि जो आर्कियोलॉजी है, जो हमारे प्राचीन जो अवशेष खंडहर वगैरह हैं सारी, इनका अध्ययन करता है। लोक साहित्य क्या करता है? पुरातत्व शास्त्र उन विषयों का अनुसंधान करता है जहां कभी कभी इतिहास भी मौन हो जाता है। जहां इतिहास की सीमाएं समाप्त होती है वहां पुरातत्व शास्त्र आगे बढ़ता है। अब आप देखिए, बात 1921-22 की है। भारत गुलाम था उन दिनों में, और तत्कालीन अंग्रेज सरकार, अभी हमारा जो ये पाकिस्तान है, पश्चिम पाकिस्तान, उसके सिंध के मोंटगोमरी जिले से लगा करके और पश्चिम के लरकाना प्रांत तक पंजाब में उधर रेल लाइन बिछाने की बात कर रहे थे। सिंध में लरकाना जिले से लगा के पंजाब के मोंटगोमरी जिले से। तो ये जब लरकाना वगैरह तक जब पहुंचे तो वहां पहुंच करके एक स्थान पर मजदूरों ने हाथ खड़े कर दिए कि हम यहां खुदाई नहीं करेंगे। तो अफसरों ने कहा क्यों नहीं करोगे? अरे साहब, ये तो मुर्दों का टीला है, ये तो भूतों का है, यहां तो साहब नहीं होगा। ये डर गए हो। अंग्रेज अफसरों ने डांट फटकार की, थोड़ा काम शुरू किया, थोड़ी खुदाई शुरू की। तो खुदाई में मिट्टी के बर्तन निकले। तो बेचारे वो हिंदुस्तानी जो मजदूर थे घबरा गए। फिर डांट फटकार हुई, फिर जोर जबरदस्ती की, फिर खुदाई की, तो मिट्टी के आभूषण भी निकले। तो वहां जो अफसर था उसका माथा ठनका और उसने भारत सरकार, अंग्रेज सरकार को लिखा दिल्ली में। तो उस समय का जो अंग्रेजों का जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट था, उसके जो डायरेक्टर थे सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल ने अपने सहायक निर्देशक राखाल दास बनर्जी को भेजा। वे वहां आए, उनके साथ डॉक्टर दयाराम साहनी भी थे, वे भी आए। और मित्रों, जब वहां खुदाई हुई उनके संरक्षण में, तो विश्व की प्राचीनतम सभ्यता के अवशेष मिले, जिसे आज हम सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष कहते हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता के अवशेष कहते हैं। ये सब बातें कहाँ थी? ये इतिहास में नहीं थी, ये जन जन में विद्यमान थी, ये लोक में विद्यमान थी कि ये मुर्दों का टीला है। प्रकारांतर से वो ये कहना चाहते थे कि यहाँ जो है न जाने कितने लोग दफनाए हुए हैं, ये तो अशुभ जगह है। लेकिन वास्तव में वो अशुभ नहीं थी, वो विश्व की प्राचीनतम वे सभ्यताएं, 4 सभ्यताएं विश्व की प्राचीनतम, नील नदी की घाटी की सभ्यता जिसे मिस्र की सभ्यता कहते हैं, दजला और फरात की सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोनियन सभ्यता, और उनके समकालीन चीन की वांगहो टिसिक्यांग की जो सभ्यता थी उसके समकालीन भारत की सिंधु घाटी की सभ्यता। भारत का इतिहास 10,000 वर्षों से भी ज्यादा पुराना हो गया। अंग्रेज नहीं, सारा विश्व जो है भौचक्का हो गया एक ऐसी सभ्यता के अवशेष जिसे नगर सभ्यता कहते हैं। नगर सभ्यता जो बनती है, गांव पहले बनता है, नगर बाद में बनता है। जिस समय में दुनिया के दूसरे देशों को सभ्यता का क ख ग का भी ज्ञान नहीं था, उस समय में यहाँ भारत में इतनी शानदार, सुसभ्य और संस्कृत और वैभवशाली सभ्यता जो है यहाँ पर विद्यमान थी। ये कहाँ से आई? पुरातत्व। ये पुरातत्व खोज के लाया। कहाँ से लाया? लोक से ग्रहण करके लाया। लोक में बातें प्रचलित थी कि मुर्दों का टीला। एक दूसरा उदाहरण और देखें। अभी कुछ दिनों पहले एक मैगजीन में मैं पढ़ रहा था, हमारे यहाँ जो भी श्री कृष्ण भगवान के चरित्र की लीलाओं से जो भी परिचित है, और आप और हम सभी परिचित, आप हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने द्वारिका समुद्र में डुबोई, श्री कृष्ण भगवान ने ही द्वारका बसाई, और श्री कृष्ण भगवान के कारण ही जो है द्वारका को समुद्र में डुबोया गया।
अब द्वारका समुद्र में डूब गई, ये जन अनुश्रुति, ये लोक में एक बात है कि द्वारका समुद्र में डूब गई। कुछ वर्षों पहले भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने द्वारिका के जो समुद्र है 10 किलोमीटर दूर तक जो है समुद्र में बहुत गहरी जो है खुदाई की गई। आप आश्चर्य करेंगे कि वहां जो अवशेष मिले, ऐसा लगा जैसे कि कोई शानदार महल का कंगुरा हो, महल की दीवारें हो, ऐसी शानदार जो है वो वहां घड़त की हुई जो पत्थर मिले, बड़े बड़े विशालकाय पत्थर, आदमी सोच भी नहीं सकता। और उसका जब कार्बनिक टेस्ट किया गया, आजकल तो सब तय होता है, मैं अगर ये कह दूं कि ये मेरा जो बुशर्ट है ये 10,000 साल पुराना है, तो वैज्ञानिक जो है तत्काल इसका टेस्ट करके बता देंगे कि श्रीमान जी 10,000 साल नहीं, तो 10 साल भी पुराना नहीं है, ये तो कुल मिला के 2 साल पुराना कपड़ा है, और ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री में बना होगा, 1 साल पहले बना होगा। तो वैज्ञानिकों ने जब उसका परीक्षण किया तो वो पत्थर के अवशेष जो थे, महल के जो अवशेष खंडहर मिले, वो 5,000 वर्ष से भी ज्यादा पुराने थे। इससे सिद्ध होता है कि द्वारिका के निर्माण, द्वारिका के समुद्र में डूबने की जो कल्पना है वो कपोल कल्पित नहीं है। इतिहास भले उसकी बात नहीं कहता हो, लेकिन लोक उसकी बात कहता है। ये कहते हैं ये संबंध है लोक का और पुरातत्व शास्त्र का। अब दूसरी बात देखिए, ये जो हम बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि भाई लोक साहित्य का अन्य समाज विज्ञानों से हमारा क्या संबंध है। इस विषय अपन अलग अलग जैसे बात करते रहेंगे, तो इसी तरह से लोक साहित्य का और इतिहास का क्या संबंध है। इतिहास के विषय में तो मित्रों आप जानते हैं कि इतिहास तो शासकों की इच्छा से लिखा जाता है। शासक, पुराने जमाने में सम्राट, बादशाह जो हुआ करते थे, वे अपने राजकाल की घटनाओं को बड़े आराम से लिखाया करते थे, अपनी इच्छा के अनुसार लिखाया करते थे, अपने वंश की गरिमा के अनुसार लिखाया करते थे। सारी दुनिया जानती है कि लाहौर में अनारकली की कब्र बनी हुई है। सलीम और अनारकली की प्रेम कथा सारा संसार जानता है। आप लोगों ने भी मुगल आजम फिल्म देखी होगी और भी कई देखे होंगे। इतिहास अनारकली की बात नहीं करता, इतिहास सलीम और अनारकली के प्रेम की बात नहीं कहता है, लेकिन लाहौर में अनारकली की कब्र बनी हुई है, आज भी वहां पर बाकायदा सारे वो विधि विधान से बात होती है। तो क्या ये बताइए, इतिहास भले ही न कहे लेकिन लोक कहता है कि अनारकली थी। तो कहने का मतलब यह है कि लोक साहित्य का अन्य समाज विज्ञानों के साथ में बहुत बहुत गहरा संबंध रहा है। और इसी तरह से हम लोक साहित्य की और मनोविज्ञान, लोक साहित्य और धर्म का क्या संबंध है, तो लोक साहित्य और समाजशास्त्र का क्या संबंध है, हम इसकी भी हम बात करेंगे। हम अगली कक्षा में उसकी बात करेंगे।